गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। गाइस, मैं हूं अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चहेते YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। गाइस, जल्दी से प्रिपेयर हो जाइए क्योंकि आज हम सोल्व करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट अति लघु क्वेश्चंस को, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और उनमें से ज़्यादातर वे क्वेश्चंस हैं जो कि इससे पहले भी एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। तो गाइस, हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास सब्जेक्ट की। इसके अंदर हम आज काफ़ी सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं, अति लघु प्रश्नों को। इसी के अंदर से आपको गाइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, उनसे आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को अपने साथ बुला लीजिए, क्योंकि आज हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सोल्व करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को सभी को बुला लीजिए, फिर हम सोल्व करते हैं सभी क्वेश्चंस को। ओके गाइस, थोड़ा वेट कर लेते हैं सबके आने का। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आज सोल्व होने वाले हैं। और गाइज, एक और अनाउंसमेंट आपके लिए है। आपके इन अति लघु प्रश्नों के खत्म होने के बाद, यानी इसके बाद 1 या 2 क्लासेस आपकी और आएगी अति लघु प्रश्नों की, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास सब्जेक्ट की। उसके बाद हम हर एक टॉपिक को कंटेंट वाइज कवर करेंगे, यानी एक यूनिट एक बार में ख़त्म करेंगे और उसमें आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। हम पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न या कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, जो भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उनको अलग से उठा करके उन पर हम आपके लिए क्लास लेकर के आएंगे, जो कि बहुत ही फ्रूटफुल होगी। तो चलिए गाइस, अब शुरुआत करते हैं। सभी लोग आ चुके हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के क्या उद्देश्य है? तो बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, यानी उनको एक दृष्टि से एक समान देखा जाए। बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना। ठहराव से मतलब यानी कि वो अगर कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन लेती है तो वो रेगुलरली स्कूल में आए, ठीक है, उसे कहते हैं ठहराव को सुनिश्चित करना। तथा बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास करना। तो इस वाली योजना के यही कुछ उद्देश्य है, ठीक है, कि बालक और बालिकाओं में भेदभाव ना किया जाए, और अगर बालिकाएं नामांकन कराती है किसी भी विद्यालय में तो वहाँ पर फिर वो ठहराव के साथ रहे, ठहराव को सुनिश्चित करे, रेगुलरली स्कूल में जाए और उनको गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। बिल्कुल सही बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई थी? तो यह योजना प्रारंभ की गई थी गाइस 2004 से 2005 में, ठीक है, 2000 से 2005 में प्रारंभ की गई थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। और यहाँ से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बने हैं। अगर आपने कल की क्लास ली है तो आपको पता होगा, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत बने हैं इस वाले टॉपिक से। तो इसको हम अलग से एक वीडियो में और कवर करेंगे। अभी हमने अति लघु प्रश्नों को ही सोल्व करना है। पहले आगे बात करते हैं, बालक बालिकाओं के अधिकार के हनन को क्या कहते हैं? तो अगर बालक बालिकाओं के अधिकारों का हनन होता है तो उसको हम कहते हैं बाल श्रम। बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं गाइस, आपको ये आज वाली क्लास की पूरी PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑनलाइन शिक्षण DLED के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई है? विद्यालय में बच्चों का ड्रॉप आउट होने के कारण, यानी जिससे बच्चे क्या करें, ड्रॉप आउट ना करें, इसके लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, यानी क्या होता है, गांव में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो खाने के लालच में स्कूल में आते हैं, तो वो बीच में ड्रॉप आउट ना करें, कम से कम खाने के लिए ही आए। तो इसलिए इस योजना की शुरुआत इसको देखते हुए की गई थी।
मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब लागू की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में दोस्तों आ सकता है, नोट डाउन कर लीजिए। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 1995 को लागू की थी। ठीक है, 15 अगस्त 1995 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ओके, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आ जाइए आप सभी लोग। ठीक है, क्लास समझ तो आ रही है ना? अपने कमेंट्स के थ्रू मुझ तक अपनी बातों को पहुंचाते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बातें इसमें कम करेंगे क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हमको करने हैं। ठीक है गाइस, तो आप क्या करिएगा, अगर आपको अपनी कोई भी बात कहनी है तो फिर आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में वहां पर टाइप कर सकते हैं, मैं उसका जरूर सुधार करूंगी, या फिर आपकी कोई डिमांड है, कोई क्लास चाहते हैं आप, तो वो भी आपके लिए लेकर आई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? देखिए दोस्तों, 2 बार रिपीट हो चुका है पहले से ही और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या पूछा गया है, बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 दिसंबर 1950 को बाल अधिकार निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई भी 2 विशेषताएं बताएं। दोस्तों आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, पूरे चांसेस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअसली तो आपने देखा होगा रिपीट नहीं होता, 1, 2 या 3 ईयर्स के बाद जो है क्वेश्चन फिर से रिपीट होकर के आने लगते हैं। तो ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है। देखते हैं कौन सी विशेषताएं है शिक्षा अधिकार अधिनियम की। तो पहली है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय की उपलब्धता। दूसरा है बालकों में शारीरिक मानसिक प्रताड़ना न दी जाए। ये बातें कही गई है शिक्षा अधिकार के अधिनियम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? तो बिल्कुल नहीं है। बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत जो निजी ट्यूशन होती है उसकी छूट बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ भी रिपीट हो गया है, आपने देखा होगा 2015 के क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुके हैं, और जो नहीं हुआ है 2015 का जैसे ये, तो ये इस बार बिल्कुल आ सकता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पूछा गया है क्या इनका ध्येय वाक्य है, तो इन्होंने लिखा था, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में छनाई या निस्यंदन सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? दोस्तों छनाई को क्या कहते हैं, ये किस लिए इसकी बात शिक्षा में की गई? वो इसलिए कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जनसाधारण को शिक्षित कर सके। दोस्तों यहाँ ये तब की बात है, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हुआ है, आपको डिटेल्ड वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, वर्तमान प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास सेकंड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट में आपको ये क्लास मिल जाएगी। सो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट वाइज। तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी कि छनाई से क्या मतलब है कि जब अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पर प्रचार प्रसार शुरू हुआ, अंग्रेज लोगों ने आकर यहाँ पर अपना शासन करना शुरू किया, तो उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को ही शिक्षित किया। ठीक है, जो उनके लिए फायदेमंद हो सकते थे या उच्च घराने के लोग थे, सिर्फ उन्हीं को शिक्षित किया। और उन्होंने ये कहा कि अगर हम जो उच्च लेवल के या फिर उच्च स्तर के लोग हैं उनको शिक्षित करते हैं, तो वो अपने नीचे फिर 3-4 और परिवारों को शिक्षित करेंगे और वो मिलकर फिर और परिवारों को शिक्षित करेंगे। तो इस तरीके से एक चेन बन जाएगी। तो इसे कहा जाता है छनाई का सिद्धांत। ठीक है, या निष्पादन का या निस्यंदन का सिद्धांत। तो आपको समझ आई ये बात? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो कि आज भी प्रचलित है? तो ये थी दोस्तों अनुदान प्रणाली। इसकी शुरुआत की गई थी हंटर कमीशन के द्वारा। कौन सी प्रणाली की? अनुदान प्रणाली की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं 2 प्रमुख द्वारा उल्लेख कीजिए। ठीक है, किन्हीं 2 बातों का
उल्लेख करना है लॉर्ड कर्जन की। तो इन्होंने क्या किया था, केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की थी। इनका एक कराया हुआ एक काम है। तो केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये यहाँ पर आपके लिए है। शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य ये था कि शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसकी दो प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार है, शैक्षिक अवसरों की समानता और केंद्रीय सरकार की भागीदारी। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय सरकार की भागीदारी और शैक्षिक अवसरों की समानता। प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी, किस लिए गठित की गई थी, तो छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने के लिए, अधिगम का स्तर सुधारने के लिए यशपाल समिति का गठन किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के कमर पर इतने बड़े बड़े बैग लदे होते हैं, तो यशपाल समिति ने फैसला लिया था कि बच्चों के जो बैग का वजन है उसको कम करना है, ठीक है, और शिक्षा के अधिगम का सुधार करना है। तो ये फैसले लिए थे यशपाल समिति ने। ठीक है, आगे बात करते हैं। NPEGEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट आपके एग्जाम में बिल्कुल हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 के बीच तक रही, इसमें लक्ष्य था कि बाल श्रम व पुनर्वास व बाल श्रम की समस्या को दूर करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय दोस्तों आपने देखा होगा, अभी हमने क्लास शुरू की है और अभी में ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। थोड़ा बहुत बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की है, बाकी चीजें वही आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बनवाना, ठीक है, ये इनका कस्तूरबा गांधी विद्यालय का संक्षिप्त परिचय ये भी हो सकता है। और जो चीज़ें हमने आपको पहले बताया इसके अंदर की बालिकाओं को रेगुलरिटी उनमें बनी रहना, स्कूल में एडमिशन ले तो फिर रेगुलर स्कूल आए, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। आगे बात करते हैं, DPEP परियोजना के कार्य लिखिए। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और विद्यालयों में बच्चों का ठहराव, ये इसका प्रमुख कार्य था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों ये बहुत पुराना कॉलेज है, ये सन 1791 में जोनायल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज का प्रारंभ हुआ था। आपसे पूछ सकता है कि किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था। तो 1791 में जोनायल डंकन के द्वारा या इनके प्रयासों के द्वारा इस कॉलेज का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी। तो 4 नवंबर 1948 में राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑलराइट गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय शिक्षा आयोग को 1882 को हंटर कमीशन के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है, हंटर कमीशन कब आया था, 1882 में, और शिक्षा आयोग 1882 में। बात एक ही है, नाम दो है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, लॉर्ड कर्जन कब भारत आए थे। तो लॉर्ड कर्जन कब आए थे, 1889 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर के भारत में आए थे 1889 में, और 1905 में फिर इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था। आगे बात करते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई थी। 1902 में हुई थी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति। बिल्कुल सही जवाब।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। कब, किसके समय काल में? तो करजन की सरकार के समय काल में ये पारित किया गया था। ठीक है, ओके गाइस। अभी मैंने बताया कि इनका कार्यकाल था इस समय से 1889 में तो ये भारत आए थे और 1905 तक इनका कार्यकाल रहा। 1905 में इन्होंने बंगाल का विभाजन करा दिया। आगे बात करते हैं, ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया गया? तो कंपनी के आज्ञा पत्र का 20 वर्षों के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनर्वर्तन किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, मैकाले शिक्षा संबंधित है। मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहते थे? तो मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना है जो रक्त और वर्ण में भारतीय हो किंतु रुचियां, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हो। यानी वो चाहते थे कि ब्राउन कलर अंग्रेज, वो भारतीयों को अंग्रेज बनाना चाहते थे उनके नैतिक, उनकी रुचियों के, उनके आदर्शों के अनुसार। ठीक है, रंग कैसा होगा? भारतीय होगा क्योंकि भारतीय है, लेकिन उनकी जो सोच है, समझ है, उस सभी को वो क्या करना चाहते थे? वो उन्हें अंग्रेज बनाना चाहते थे। तो ये बात कही गई थी मैकाले के द्वारा। ठीक है, अपने घोषणा पत्र या विवरण पत्र में उन्होंने यही बातें लिखी थी। इसके ऊपर मैंने आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। लॉर्ड मैकाले के बारे में सभी चीजें हमने उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। ऑलराइट गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था? तो अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं इसमें शिक्षा के माध्यम बताए गए थे। सबसे ज्यादा अहमियत किसको दी जाती थी? अंग्रेजी को दी जाती थी। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों का समय काल था तो वे अंग्रेजी को ही बढ़ावा देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है दोस्तों, तो अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का क्या उद्देश्य था? अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना इनका उद्देश्य था। किसका? यशपाल समिति का। ठीक है गाइस, बिल्कुल सही है, आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। और दोस्तों, और कुछ आप मेरे कहने से याद रखें या ना रखें, लेकिन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसके ऊपर आपको एक क्लास मिलेगी पूरी। अभी तक मैंने इसके ऊपर कोई क्लास नहीं ली है आपकी, लेकिन मैं बहुत जल्द लेकर के आने वाली हूँ। इससे इम्पोर्टेंट आपके पूरे सिलेबस में कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि यहाँ से श्योरिटी होती है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज मस्ट। ओके, तो चलिए इसके बारे में यहाँ क्या पूछा गया है, सुविधाएं कौन सी प्रदान की जाती है। तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों में निम्नलिखित सुविधाएं या वस्तुएं दी जाती है। कौन कौन सी? पहली है शिक्षण उपकरण। शिक्षण उपकरण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? पाठ्य पुस्तकें आती है, ठीक है, और ब्लैक बोर्ड हो सकता है, शामपट हो सकता है, और कक्षा शिक्षण सामग्री होती है। उनमें क्या क्या चीजें आती है? जैसे मानचित्र, ग्लोब और चार्ट। और क्या चीजें हो सकती है? खेल सामग्री व खिलौने भी हो सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा की बात है तो वहां पर छोटे बच्चे आएंगे, उनके लिए खेल सामग्री और खिलौने भी होने चाहिए। इसके अनुसार विज्ञान किट होनी चाहिए, लघु यंत्र किट भी होनी चाहिए जिसमें प्लास पेचकस चीजें हो, उनको दिखा करके समझाया जाए। श्रव्य उपकरण भी होने चाहिए जैसे कि रेडियो। आगे बात करते हैं, पुस्तकालय हेतु पुस्तक भी होना चाहिए, विद्यालय में घंटी भी होनी चाहिए, और संगीत उपकरण जैसे ढोलक, तबला, हारमोनियम, इस तरह की चीजें भी होनी चाहिए। शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च हेतु धन भी होना चाहिए, यानी अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो शिक्षक को अपने पास से वो खर्च कर सके, उसके पास जो है आकस्मिक समय के लिए धन भी होना चाहिए। कक्ष भी होना चाहिए बैठने के लिए, और सबसे बड़ी बात तो शौचालय भी होना चाहिए, बैठने के लिए चटाई होनी चाहिए, और शिक्षकों के लिए कुर्सी और ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक नीड्स होती है हर एक स्कूल की, ठीक है। ये अगर स्कूल में नहीं है तो स्कूल के जैसा नहीं लगता है। अगर उसमें बेंच, चेयर्स और बैठने के लिए चटाई, शौचालय नहीं है तो वो कैसा स्कूल है। तो यही चीज़ें निर्धारित की गई थी ब्लैक बोर्ड
योजना के तहत, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत बताया गया था कि कुछ ये बेसिक सुविधाएं हैं जो कि हर एक प्राथमिक स्कूल में होनी ही होनी चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो चलिए आज की क्लास इतनी ही, आगे फिर से डिस्कस करेंगे और भी आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। गाइस अगर आपको क्लास अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपने इस वीडियो की PDF चाहिए तो फिर आपको कमेंट बॉक्स में उसके लिए ज्वाइन होना पड़ेगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।